Yes, so very very good evening to all of you. Welcome back. चलो लेट्स स्टार्ट। तो हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 2 मैट्राइसिस का रिवीजन खत्म किया। उसमें अगर आपको कोई और क्वेश्चंस में डाउट हो तो प्लीज आस्क। वो बंद कर दे सब। तो आइए बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर 2 में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पहले पूछो फटाफट। मैट्राइसिस, क्या आपको हाउ टू फाइंड अ इनवर्स अब याद है? पक्का? एंड उसके साथ साथ क्या आपको अब ये भी अच्छे से याद है कि हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस यूजिंग मैट्राइसिस? होप सो याद है। जिसमें हम दो मेथड सीखे, मेथड ऑफ रिडक्शन एंड मेथड ऑफ इन्वर्जन। दोनों भी मेथड आसान है। मेथड ऑफ रिडक्शन एंड मेथड ऑफ इन्वर्जन ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है? हाँ। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 3, डिफरेंशिएशन। अगेन अ वेरी इजी चैप्टर। यहाँ मुझे नहीं लगता किसी को ज्यादा दिक्कत होगी, अगर है तो पूछो। पहले बताओ आपको कहाँ दिक्कत आती है डिफरेंशिएशन में, फिर मैं मेरा रिवीजन शुरू करता हूँ। आपको कहाँ दिक्कत आती है डिफरेंशिएशन में? एप्लीकेशन में दिक्कत आती है। तो पहले डिफरेंशिएशन कर लेते रिवाइज, फिर एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ठीक है? तो एप्लीकेशंस अगले चैप्टर में देखेंगे। पहले ये बताओ डिफरेंशिएशन के बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो सबसे पहले बताओ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, अच्छा 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव लॉग एक्स, बराबर ना? नहीं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, बराबर है कौन सा रह गया? रूट एक्स। बोलो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। करेक्ट है? यस। और कोई रहा है? नहीं। ये आपके बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म्स है। इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स का इस्तेमाल हम कब करते हैं सर? ये लगभग सभी जगह पे हम यही यूज करते हैं। हाँ, बट यही फंक्शन बाद में कंपोजिट हो जाते हैं। तो कंपोजिट अगर फंक्शन हो गया, यानी ए एक्स प्लस बी रेज टू एन, ऐसा अगर फंक्शन हो गया, तो ऑब्वियसली हम उसके लिए क्या सीखे हैं? अरे बोलो ना, पांचो डेरिवेटिव लेवनो पड़ीला। क्या हमने ये एक बढ़िया सी लाइन इसमें ऐड कर दी है? हाँ, विच हेल्प्स अस कि जब भी फंक्शन कंपोजिट होगा तो हमें वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ये याद रखना है। बराबर है? हाँ। तो सर अगर 2x प्लस 4 रेज टू 3 रहा तो पहले इसको x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई होगा, बट अंदर सिर्फ x है क्या? नहीं, तो उसका वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। बराबर है? हाँ। ओके ग्रेट। तो सर ये तो कंपोजिट फंक्शन की बात हो गई। और एक फंक्शन हमने आपको सिखाया है, तो पहले मैं इधर आ जाता हूँ। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन के केस में बोलो हम क्या करते हैं? तो सर वहां पर वापस डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ये याद रखना है। फिर हमने इनवर्स फंक्शन भी सीखा था, याद है आपको? इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो सर अगर कभी dx बाई डी वाई ढूंढना है तो वो 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स से आ सकता है। याद है ये बात? हाँ। या फिर सर अगर dy बाई डी एक्स ढूंढना है लेकिन फंक्शन ऐसा दिया है कि dx बाई डी वाई ही निकाल सकते हैं, तो dx बाई डी वाई निकालो, उसका 1 अपॉन कर दो, आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? पक्का? होप सो आ रही है। ये था इनवर्स फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन होता है वहां पर। तो फंक्शन ऑफ अ फंक्शन जब भी रहेगा, ऑलवेज रिमेंबर कि आपको पहले तो जो मेन फंक्शन, बड़ा फंक्शन दिख रहा है, उसका डेरिवेटिव लेना है, और फिर जो अंदर फंक्शन है छोटा छोटा, जितना छोटा फंक्शन, वो सारे फंक्शंस के आपको वापस डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। तो कभी कभी मल्टीपल टाइम्स डेरिवेटिव वापस लेना पड़ता है। देखिए हमने ऐसे भी फंक्शंस, अगर आपको याद हो जब हम सीख रहे थे तब। तो कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, ये दोनों याद आ गए? आगे बढ़ू। अच्छा, कंपोजिट फंक्शन में गलती करते हो आप कभी कभी, तो उसमें आप गलती नहीं करना, ध्यान रखना है कि सर हमें वापस डेरिवेटिव कब लेना पड़ेगा। बराबर है? हाँ। तो जब भी अंदर सिर्फ x ना हो, क्योंकि सिर्फ x रहेगा तो उसका भी वापस डेरिवेटिव लिया जाता है, लेकिन उसका जब वापस डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 1 हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, log 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? डी बाई डी एक्स, फटाफट। 1 अपॉन 2 ना? नहीं, क्या log 2 कांस्टेंट एक्स के रिस्पेक्ट में? हाँ। अच्छा अब ये बताओ log 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन 2x, बस।
1/2x बस। क्या ये कंपोजिट फंक्शन है? बस आपकी ये चुप्पी सब बयां कर रही है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो आपकी पढ़ाई को लेकर। मुझे समझ आ गया। क्या बच्चों, log 2x का डेरिवेटिव पहले 1 log x के फॉर्मूला से 1/x, पर यहाँ x की जगह क्या है 2x, तो सिर्फ x है क्या? नहीं, तो पाछो डेरिवेटिव लेवनो पड़ीरा, और 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, 2 2 कट, बचेगा क्या 1/x। अच्छा, ऐसे नहीं करते और ऐसे कर देते कि सर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 2x निकालना, दिस इज log 2 इंटू एक्स, तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट इसमें अप्लाई कर देते। तो क्या ये log 2 प्लस log x लिखा जा सकता था? हाँ। क्या डेरिवेटिव u प्लस वी में बांट सकते हैं? हाँ। तो यही पे एक नई बात आ गई सर अब कि डेरिवेटिव u प्लस वी में बांटा जा सकता है, u माइनस वी में भी बांटा जा सकता है। करेक्ट है, वो हम बात करेंगे अभी। तो बताओ, डेरिवेटिव बांट देते थे, log 2 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो आंसर क्या था 1/x। और मैंने जो पहले किया कंपोजिट फंक्शन के तरीके से, उससे भी आंसर क्या आएगा 1/x। तो आपको ये आना चाहिए। उप्स, आपको ये आता है? बोलो आता है कि नहीं? क्या और एग्जाम्पल करो ऐसे? बोलो ना, और एग्जाम्पल करो ऐसे, क्या आता है ये? श्योर? पक्का? ठीक है, तो मुझे ये बता दो अब फिर, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन यानी क्या? तो सर डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस वी, बोलो क्या होगा? डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। क्या हम डेरिवेटिव प्लस एंड माइनस में इजीली बांट सकते हैं? हाँ। अब ये बताओ, क्या डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी आपको आता है? यस सर, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v क्या आता है? v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये v स्क्वायर भूल जाते हैं कुछ बच्चे, आपने भूलना नहीं। आप कुछ बच्चे हो क्या? नहीं, आप बहुत बच्चे हो, तो ऑब्वियसली आपने v स्क्वायर याद रखना है। याद रहेगा? पक्का? हाँ सर। अच्छा, तो ये तो आपके हो गए अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स। अच्छा, इसमें एक और एक फालतू वाली बात बता दो, के एक्स रहा तो क्या के कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर जा सकता है? हाँ, ठीक है। ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज हो गए आपके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके अलावा कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एंड आपके स्टैंडर्ड फॉर्म्स। फिर शुरू होता है हमारा एक्चुअल चैप्टर डेरिवेटिव का, जिसमें हमने सबसे पहले सीखा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। याद है आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन? बताओ, हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं? सर जब भी फंक्शन रेज टू फंक्शन आ जाए, या फिर जब भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 8x माइनस 2 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 12x स्क्वायर माइनस 1 1 11, ऐसा फंक्शन आ जाए, क्या ऐसे फंक्शन के वक्त भी हम लॉग यूज करेंगे? हाँ। तो लॉग सिर्फ फंक्शन रेज टू फंक्शन में नहीं होता है, लॉग ऑब्वियसली बच्चों कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ जाए जिसमें दो तीन फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, दो तीन फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है, तब भी आप लॉग यूज करोगे। पहले आप यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ क्वोशिएंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का इस्तेमाल करके क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे और फिर इसका डेरिवेटिव लोगे, तो डेरिवेटिव बहुत इजीली बांटा जाएगा और फिर बहुत इजीली कंपोजिट फंक्शंस मिलेंगे, उनके डेरिवेटिव आप निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पर u इंटू वी, यू अपॉन वी नहीं करना है, वैसे भी हो तो सकता है बट उसके लिए जमाना लग जाएगा बराबर, लेकिन आपको अगर लॉग यूज करोगे तो बहुत जल्दी आंसर मिलेगा। समझे? तो ऐसे फंक्शंस हो या ऐसे फंक्शंस हो, तब आपको याद रखना है आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज करना है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ जाती है, क्या जो आपको याद रखनी है, सर अगर ये ऐसा रहा तो मेरे को बताओ, ये ऐसा मानते हैं कि ऐसा मानते हैं? सर ऑब्वियसली ये जो है ये पूरी पावर मानी जाएगी, तो अगर इसको लॉग लोगे तो ये पूरी पावर आगे आएगी, ना कि ये। समझा? ये अच्छे से याद रखना है। ओके ग्रेट। तो सर ये सब आपके टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है, वैसे मैंने आपको आपके फॉर्मूला बुक में भी लिख के दिया है, तो आइए एक बार फॉर्मूला बुक से चलते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि डेरिवेटिव क्यों यूज करते हैं, तो रेट ऑफ स्मॉल चेंज इन y ड्यू टू स्मॉल चेंज इन x, छोटे से छोटा चेंज इन y ड्यू टू छोटे से छोटा चेंज इन x ढूंढने के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल किया जा सकता है। दीज आर योर स्टैंडर्ड फॉर्म्स। करेक्ट सर। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब ही अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मैंने ऑलरेडी ये बात आपके साथ कर ली, u प्लस हो, u माइनस हो, u इंटू हो, u अपॉन हो, या कांस्टेंट इंटू एनी फंक्शन हो, तो क्या क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है डेरिवेटिव के केस में। कंपोजिट फंक्शन मैंने आपसे कह दिया कि सर यहाँ 5 डेरिवेटिव लेवनो पड़ीला, ये क्या है आपको मालूम है।
चेन रूल ऑलरेडी आपको मालूम है कि dy बाई डी एक्स अगर मुझे ढूंढना है और dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स मेरे पास है तो दोनों का प्रोडक्ट करके मैं dy बाई डी एक्स भी ढूंढ सकता हूँ। यही तो रूल पांचों डेरिवेटिव लेवनो पड़ीला के लिए अप्लाई होता है। हम पर ये ऐसा यूज नहीं करते, हम डायरेक्ट यूज करते हैं, इसीलिए हमने ये लाइन बना दी है कि ये लाइन से आप सीधा उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना शुरू कर दोगे। करेक्ट सर। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, तो आपको dx बाई डी चाहिए बट आपको dy बाई डी एक्स मिला है तो उसको 1 अपॉन dy बाई डी एक्स कर दो तो आपको dx बाई डी मिल जाएगा। करेक्ट सर। इसके अलावा अच्छा ये कब यूज होता है, तो सर इसमें ना बहुत बार रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस पूछा जाता है कि डिमांड में होने वाला चेंज प्राइस में होने वाले चेंज की वजह से बताइए कितना आता है। तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि डिमांड में होने वाले चेंज को तो डिमांड को x बुलाया है और प्राइस को y। अब चेंज चाहिए डिमांड में विद रिस्पेक्ट टू प्राइस तो आपको चाहिए dx बाई डी वाई, बट क्वेश्चन में फंक्शन दिया होगा y इज इक्वल टू समथिंग x तो आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स। तो उस केस में आप 1 अपॉन डी बाई डी एक्स कर दोगे तो आपको dx बाई डी मिल जाएगा। मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस मिल जाएगा। थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल, खूब सारा। देन आया था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो जब फंक्शन इनटू फंक्शन है, फंक्शन अपॉन फंक्शन है या फंक्शन रेज टू फंक्शन है, ऐसे में हम हमेशा लॉग नहीं यूज करते। जब बड़ा ही कॉम्प्लेक्स नेचर का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा था एग्जाम्पल, तब आप लॉग यूज करोगे। एंड ऑब्वियसली जब फंक्शन रेज टू फंक्शन है तब तो आप लॉग यूज करोगे ही करोगे, क्योंकि बिना ये किए आपका काम होने वाला नहीं है। ये देखो जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा था कि इफ a रेज टू b रेज टू c है देन a इज द बेस एंड b रेज टू c इज द पावर या इंडेक्स। तो आप अगर लॉग लोगे तो b रेज टू c आगे आएगा ना कि c आगे आएगा। ठीक है, समझ गए? खूब सब समझ गए, वेरी गुड। तो सपोज ऐसा कभी आ गया x रेज टू 2 रेज टू x, तो सर ये x आगे निकाल लेने से हमारा काम आसान हो जाता है, लेकिन वैसा चलेगा नहीं। आपको 2 रेज टू एक्स आगे निकालना है और फिर इसमें u इंटू वी होगा और ऑब्वियसली इसका डेरिवेटिव a रेज टू एक्स के फॉर्मूला से आएगा, इसका डेरिवेटिव log x के फॉर्मूला से 1 अपॉन x आएगा। इतना आसान है सर। तो दैट वाज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ या आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने की इच्छा है, या कोई एग्जाम्पल में आपको डाउट है तो पूछो। सर उसमें एक और एक स्पेशल केस है, हम आपको बताते हैं सर। मैंने कहा बिल्कुल बताओ, मैं जानने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। सर ये देखो अगर कभी ऐसा आ गया y इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स प्लस ए रेज टू एक्स, या फिर और कुछ आ गया यहाँ पर a रेज टू एक्स अभी के लिए लिखते हैं, या a रेज टू लॉग एक्स आ गया सपोज। ओ सर अगर ऐसा आ गया तो ये तो बड़ा डेंजर फंक्शन है। अब बताओ क्या ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया जा सकता है क्या? नहीं। ओके तो लॉग लेना पड़ेगा। तो डायरेक्ट लॉग लिया जा सकता है क्या? नहीं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, लेट दिस बी u एंड दिस बी v। वैसे इसको v मानने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका डेरिवेटिव तो डायरेक्ट आएगा। तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख दूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू लॉग एक्स। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? सर ये ए रेज टू एक्स के फॉर्मूला से होगा पहले, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, लेकिन यहाँ सिर्फ एक्स है क्या? नहीं। तो पांचों डेरिवेटिव लेनो पड़ेगा और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स। ये तो हो गया इसका डेरिवेटिव, लेकिन क्या इसका डेरिवेटिव ऐसे आएगा? नहीं। तो इसको मानेंगे 1 और फिर नीचे लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, u इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स एंड देन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, समझ रहे हो ना? हाँ ये तो आएगा ना अब u इंटू वी करना। सर ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम बराबर कर लेंगे। एंड ऐसे आप फिर यहाँ पर से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स निकालोगे और फिर वो पुट इन 1 लिखकर यहाँ पे पुट करोगे तो आपको पूरा डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा। समझ में आ रहे सवाल? यस सर। तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। हाँ क्वेश्चन ऐसा रहता तो डायरेक्ट लॉग लेके हम काम कर सकते थे। ठीक है, और एक मिनट दोनों को अलग अलग u और v माना तो भी चलेगा क्या? हाँ, बट क्या यहाँ पर आपको लॉग लेने की जरूरत है कि डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव आएगा? डायरेक्ट डेरिवेटिव आएगा। तो आप पहले इसको मान लो u, इसको मान लो v, ये हो गया y, फिर इसको करो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लिख दो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। एंड फिर आप क्या करो, इसको 1 नंबर दे करके यहाँ पे छोड़ दो, फिर कंसिडर करो u, कंसिडर करो v, दोनों के डेरिवेटिव निकालो, फिर पुट इन 1 और 1 में उसके दोनों के डेरिवेटिव डाल दो, आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। मुझे ये बताओ इसमें आपको कोई और पर्टिकुलर एग्जाम्पल में कुछ डाउट हो तो हम अभी उसको क्लियर कर सकते हैं। यू हैव अ चांस। आपने अगर थोड़ा सा भी कुछ रिवाइज करके आए हो तो पूछो।
लेकिन थोड़ा फास्ट। मैं सिर्फ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, आगे मैं अभी तक बढ़ा ही नहीं हूँ। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तक आपको कोई दिक्कत है? जमता है बराबर? तो आइए फिर अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप कौन सा था बताओ? इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है? तो दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। सर एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? वो ऐसा फंक्शन होता है कि जिसे एक वेरिएबल इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ अदर वेरिएबल एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, या x इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, वो होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन जब आप किसी एक फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में या x इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो हो जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। सर एक एग्जांपल दोगे तो आपका बड़ा भला होगा। भला तो हमारा वैसे भी हो जाएगा, बट फिर भी एग्जांपल आपके लिए लिख देते हैं। तो ये देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, बताओ क्या ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है? हाँ, क्योंकि इसे मैं किसी भी हालत में y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में या x इज इक्वल टू वाई के फॉर्म में नहीं ला सकता। सर ऐसे फंक्शन का फिर कैसे हमने इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव करना, ये बताइए हमें जरा। तो कुछ नहीं, आपने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ u इंटू वी लगेगा, यहाँ u इंटू वी लगेगा, यहाँ u इंटू वी लगेगा। जैसे कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में आप देखो, तो जब आप लॉग लोगे तो लेफ्ट साइड में y का लॉग लॉग y हो जाएगा। log y का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो पहले log x के फॉर्मूला से 1 अपॉन एक्स दैट इज 1 अपॉन y आएगा, लेकिन वहां पर x नहीं y है, तो y का पांचों डेरिवेटिव ले लो पड़ेगा, तो वो 1 अपॉन वाई डी वाई बाय डी एक्स होगा। ये बात समझ में आती है आपको? हाँ सर, log y का डेरिवेटिव हमें समझता है, हमने काफी बार log y का डेरिवेटिव लिया हुआ है। करेक्ट। तो सेम टू सेम वैसे ही यहाँ पर भी जब आप इस y का डेरिवेटिव लोगे, या y स्क्वायर आ गया कहीं पे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव लोगे, तो पहले y स्क्वायर के लिए x रेज टू n का फॉर्मूला, और फिर वहां x है क्या? y है, तो y का वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और जब आप इन तीनों के डिफरेंशिएशन कर दोगे u इंटू वी, जो कुछ भी वहां पर दिया होगा उसके हिसाब से, वो सब हो जाने के बाद फाइनली आपको देखना है कहाँ कहाँ dy बाई डी एक्स है। जहां जहां dy बाई डी एक्स है वो सारी चीजें लाओ एक साइड, बाकी सारे कांस्टेंट भेज दो अदर साइड, एंड dy बाई डी एक्स को निकालो कॉमन, जो बचा वो सब भी वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई रहेगा dy बाई डी एक्स के साथ, तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड यू विल गेट व्हाट यू वांट। मतलब ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। सर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की एक खास बात आपको बता देता हूँ। log y का जब आप डेरिवेटिव लोगे 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू समथिंग समथिंग रहेगा, तो ये y आपको वहां भेजना पड़ेगा, तब आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा। तो y जब वहां पर भेजोगे तो उसको y को y मत रहने देना, y को आपने कर देना है जो भी उन्होंने क्वेश्चन में y की वैल्यू दी थी वो आपने यहाँ पर पुट कर देना है। ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हर क्वेश्चन में होगा। सर इम्प्लिसिट फंक्शन में भी वैसा होगा? नहीं, इम्प्लिसिट फंक्शन में आप dy बाई डी एक्स जहां जहां पर है वो सारी टर्म्स एक साइड लाओगे, उसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालोगे, बाकी सारी टर्म आपके अपोजिट साइड जाके डिवाइड हो जाएगी, आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? लो मैं इसको आपके लिए डिफरेंशिएट कर ही देता हूँ, बट मैं शॉर्टकट से डिफरेंशिएट करूंगा, यानी मैं फास्ट करूंगा ऐसा। तो y इंटू टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस y इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग 343 का डेरिवेटिव तो क्या होगा? 0। अच्छा, फिर क्या करें? सर इसमें dy बाई डी एक्स है, इसमें dy बाई डी एक्स है, इसमें dy बाई डी एक्स है, तो जिसमें जिसमें है वो एक साइड रखो और उसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन निकालो। इसमें बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस एक्स क्यूब, और उधर बोलो क्या जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई। करेक्ट है? हाँ, अब ये भी टर्म कहाँ चल जाएगी? उधर, और मेरे को मिल गया dy बाई डी एक्स। कुछ कॉमन वॉमन निकल सकता है तो जरूर निकाल लो, और वो कॉमन निकाल करके क्या कर लो? कैंसिल कर दो, होता होगा तो। सर ऊपर से कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ यहाँ पे एक्स वाई कॉमन निकल जाएगा, पर नीचे से एक्स वाई कॉमन नहीं निकल रहा, तो बैठे रहो, काय को निकाल रहे हो कॉमन, ऐसे ही रहने दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका dy बाई डी एक्स। कभी कभी इसमें ये लोग प्रूफ दैट के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। प्रूफ दैट के क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो फिर आप ऐसा ही आंसर कहीं पे भी नहीं छोड़ सकते, जो बोला है वो प्रूफ करना है। बहुत बार ऐसा होगा कि प्रूफ करने के लिए आपको फिर जो गिवन क्वेश्चन रहेगा वहां से कुछ निकाल के लाना पड़ेगा, तो वहां से जब आप निकाल के लाओगे यहाँ पे पुट करोगे, डेफिनेटली आपको प्रूफ होता मिल जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट होता नहीं है। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो ज्यादातर चांस है कि आपके टेक्स्ट बुक मिसलेनियस एक्सरसाइज या सॉल्व एग्जाम्पल में से ही आएंगे, इधर उधर से वो पूछते कम ही है। आए तो फिर आपको करते आना चाहिए। क्या आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में कोई डाउट है?
कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो आप मुझसे सॉल्व करवाना चाहते हो, कोई एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में आया हो और आपको नहीं आया हो सॉल्व करते, कोई एग्जाम्पल मिसलीनियस का, एक्सरसाइज का, सॉल्व एग्जाम्पल का, चलो कम ऑन। हाँ कोई डाउट है? इजाजत दो, आगे बढ़ना है। मन की मन में रह जाएगी, पूछ लो, आखिरी मौका। ये बीमार है फिर भी तो आई है, वेरी गुड। हाँ हाँ बोलो, एक क्वेश्चन आया है, वेरी गुड। बोलो अनुष्का जी। y इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू एक्स, ऐसा अपॉन है कि इसको अपॉन है, ई रेस टू एक्स को अपॉन है, ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बस। इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। एमसीक्यू है, एमसीक्यू पूछा है, क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। कुछ बोला नहीं, एमसीक्यू क्या बोला, आगे क्या बोला, डी वाई बाई डी एक्स निकाल। ग्रेट, चलो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, बोलो यहाँ पे पहले लॉग एक्स का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। हाँ अच्छा, वैसे मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली पहले लॉ ऑफ क्वोशंट भी तो अप्लाई कर सकता हूँ ना। हाँ ये समझ रहा है कि आपको, तो क्या ये ऐसा भी हो सकता है, बोलो ना हाँ। हाँ और फिर इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। अभी ये आज सिखाने वाली बात नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता तो गई भैंस पानी में, हो गया कल्याण। अगर आपको ये नहीं पता कि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। अच्छा सर ये x ऊपर से नीचे कैसे आ गया, ये 2 इधर कैसे आ गया, ये माइनस कहाँ से आया, जल्दी बाहर निकलो इधर से, शाम के समय गाली नहीं देते इसलिए ठीक है ना, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो फिर क्या ही कर रहे हो आप यहाँ पे बैठ के, कोई फायदा ही नहीं है। बाय टेक केयर, आपको मस्त शाम का मजा लो, आनंद से घूमो, मस्त कहीं पे चाइनीज बन रहा होगा, गरम गरम खाओ, घर जाओ और सो जाओ। पर अगर आपको ये आता है तो मेरी बात सुनो, क्या ये मैंने कैसे किया आपको समझ में आया, सॉरी, क्या ये मैंने कैसे किया आपको समझ में आ गया। हाँ अब ये बताओ इसका डेरिवेटिव ले सकता हूं मैं, हाँ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बाय एक्स, दैट इज एक्स माइनस 2 बाय एक्स, ये आपका आंसर होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन, यस ऐसा ऑप्शन है। मुझे लगता है क्वेश्चन मुझे किसी ने पहले भी पूछा था, आप में से ही कोई था कि नहीं मुझे याद नहीं, बट किसी ने मुझे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा था और मैंने सॉल्व किया है, ऐसा मुझे रफ याद आ रहा है। चलो ठीक है, आया, और कोई सवाल बोलो। अच्छा इसको डायरेक्ट भी डेरिवेटिव करके दिखाऊं विदाउट ये लॉ ऑफ क्वोशंट, लॉ ऑफ एक्स, हाँ वो पीछे से हाँ 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 आ रहा है, बट ये मेरे पूछने के बाद ही हाँ आता है, बच्चे खुद होके कुछ नहीं पूछते है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेस टू एक्स इंटू क्या यू अपॉन वी लगाना पड़ेगा अंदर, पहले log x का फॉर्मूला अप्लाई किया, दैट इज 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका रेसिप्रोकल ऊपर आएगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेस टू एक्स, पर फिर अंदर से x नहीं है तो उसका पाछो डेरिवेटिव लेनो पड़ेगा, विच इज व्हाट v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u विच इज ई रेस टू एक्स माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल अपॉन v स्क्वायर, ये स्क्वायर कट होके स्क्वायर कट हो जाएगा, हेलो। हाँ यहाँ से ई रेस टू एक्स कॉमन निकल जाएगा, नीचे ई रेस टू एक्स ऑलरेडी है वो भी कट हो जाएगा, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर बचा। हाँ इनमें से x कॉमन निकल जाएगा, वो एक एक x कट हो जाएगा, फिर से वही बचेगा। ऐसा डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना, अब आना चाहिए, इतना प्रोसेस होना चाहिए आपके दिमाग में, अगर इतना प्रोसेस नहीं हो पा रहा है तो दिक्कत है फिर। ओके ग्रेट गुड, मेरे को लगता है आपको ये समझ में आ गया। आगे बढ़ू, और कोई सवाल हो तो पूछो इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड। तो इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड x एज अ फंक्शन ऑफ y, द फंक्शन इज अ, एग्जाम्पल दिए मैंने कुछ, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बता दो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें फिर है ना बोलते प्रूफ करो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, कभी माइनस वाई अपॉन एक्स आता है, कभी वाई अपॉन एक्स आता है, तो वाई अपॉन एक्स प्रूफ करो, ज्यादातर वाई अपॉन एक्स ही आएगा। तो वाई अपॉन एक्स प्रूफ करने बोलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बना बना के पूछ सकते हैं आपको, कभी वो कर देंगे इधर 6 5 11, कभी वो कर देंगे इधर m n m प्लस n,
और यहाँ याद रखो, इसको लॉग लेके भी सॉल्व किया जा सकता है और इसको डायरेक्ट भी सॉल्व किया जा सकता है, पर आपको अगर याद होगा तो लॉग से जल्दी सॉल्व होता है, और डायरेक्ट करोगे तो फिर आपको ऊपर से चीजें लाके डालनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू अपने को वहां पे लिखनी पड़ती है, फिर वो कॉमन वॉमन निकल के कैंसिल वैंसल होते हैं, ये सब लफड़े करने पड़ते हैं। तो बेटर होगा ऐसा क्वेश्चन आया तो आप रट लो, याद रख लो कि इसमें लॉग लोगे तो जल्दी काम हो जाएगा। बोलो हाँ। हाँ, चल सकते हैं आगे। श्योर, गुड। और बोलो, इम्प्लिसिट फंक्शन कोई डाउट नहीं? श्योर, 100%? बोल मंथन, कोई डाउट नहीं है? वाह, या तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा आपको पढ़ाया है, या फिर आपको कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना? कौन सा है दोनों में से एक बताओ। पहला वाला, मतलब मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाया? अच्छा पढ़ाया, चलो ठीक है, मैंने कोशिश की है। अब वो कोशिश आपकी मेहनत से ही रंग लाएगी। मैं तो सभी को ऐसे ही पढ़ाता हूँ, बट जो अच्छे से पढ़ लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। क्या खांसी खांसी खेल रहे हो कह रहे? तू उसको पास कर रही हो, देखो पास कर रही हो। ये हुआ differentiate with respect to x and then bring all dy by dx to one side and everything else will go to other side. Great. Then comes next function, that is what, बड़ा प्यारा प्यारा, that is parametric function. सर ये पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पैरामेट्रिक फंक्शन, लव बर्ड्स, y is equal to something something in form of t दिया है suppose, and x is equal to something something in form of t दिया है, and what they ask dy by dx. अरे अभी बेसिक्स में बता नहीं रहा हूँ यहाँ पर कि y एज अ फंक्शन ऑफ x रहेगा, तभी तो हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और dy by dx आएगा बराबर। हाँ, लेकिन सर y इज अ फंक्शन ऑफ t and x is also a function of t, but they are asking rate of change in y with respect to x. बोले y में होने वाला चेंज बताओ x में होने वाले चेंज से। अरे लेकिन y x से संबंध ही नहीं रखता कोई, y t से संबंध रखता है और x भी t से संबंध रखता है, और आप बोल रहे हो नहीं y का चेंज बताओ x में चेंज होने वाले, x में चेंज होने से हम क्या कहेंगे? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, छोड़ दो। नहीं तो क्या बच्चों आप इसको पहले डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू t। हाँ, जो क्या आएगा, dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1, और इधर भी आप रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, जो क्या आएगा, dx बाई डी टी टू टी, और फिर आपको ढूंढना क्या है, dy बाई डी एक्स। वो कैसे आएगा, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। मतलब ही बोलो क्या, दिस इज 1 एंड दिस इज 2t, तो 1 अपॉन 2t आपका dy बाई dx होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? पक्का? दैट इज पैरामेट्रिक फंक्शन। इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जाता है, वो कौन सा, डिफरेंशिएट log of 3x plus 5 with respect to e raised to x। बोले इसको उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। जो बच्चा अधूरी जानकारी लेकर जाएगा उसे तो ये क्वेश्चन देख के लगेगा क्या क्या लिखा है क्या पता, सब आउट ऑफ सिलेबस आया था सर, बराबर है, उसको ये आउट ऑफ सिलेबस ही लगेगा, बिकॉज उसके लिए बेसिक है डी वाई बाई डी एक्स, बस उसको दूसरा नहीं समझता। तो सर मतलब यहाँ पे करना क्या है, डी बाई डी ई रेस टू एक्स लॉग ऑफ 3x प्लस 5, ऐसा करना है? कहाँ से होगा सर, आप समझ रहे हो? तो ये ऐसा है क्या? नहीं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है बोलो सर, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3x प्लस 5 मानेंगे, और या फिर u और v मान लेंगे, तो u एंड v इज इक्वल टू ई रेस टू x मान लेंगे। और अब आपको इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में ढूंढना था, या नहीं क्या ढूंढना था, du बाई dv। तो पहले आप यहाँ से du बाई dx निकालोगे, यहाँ से dv बाई dx निकालोगे, और du बाई dx अपॉन dv बाई dx मतलब ही du बाई dv, यानी जो पूछा था पैरामेट्रिक फंक्शन। बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन आता है इस पे ये क्वेश्चन पूछने के बड़े चांसेस हैं। देन इम्प्लिसिट फंक्शन में वो जो मैंने आपको बताया x रेज टू m प्लस y रेज टू n इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू m प्लस n, वो पूछने के बड़े चांसेस हैं बराबर। लॉगरिथमिक फंक्शन से वो x रेज टू x प्लस 10 रेज टू x प्लस x रेज टू 10, वैसा वाला क्वेश्चन पूछने के बड़े चांसेस है।
तो ये सब आप याद रखें। इनमें से कुछ ना कुछ एक तो पक्का रहेगा और बाकी कुछ अलग पूछ सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ ये लास्ट ईयर के पेपर्स को देख करके बोल रहा हूँ, बाकी इसमें चेंज कर दे आपके तकदीर, मेरा उसमें कोई हाथ नहीं रहेगा। ठीक है, गुड। तो दिस वाज व्हाट, पैरामेट्रिक फंक्शन। सारी बात समझ में आ गई? बोलो, इसमें कोई एग्जांपल आप मुझसे अगर सॉल्व करवाना चाहते हो या आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क फास्ट। हाँ, बोलो, कोई डाउट है जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। नहीं? चलो फिर आगे। श्योर? 100%? तो ये देखो आपका पैरामेट्रिक फंक्शन, हियर बोथ x एंड y आर फंक्शंस ऑफ अ थर्ड वेरिएबल t और u। x is a function of t, y is a function of t, and they are differentiable functions of parameter t. But we have to find dy by dx, so this can be found by dy by dt upon dx by dt, where dx by dt should not be equal to 0 because denominator में 0 चलता नहीं। That's it. This was parametric function. इसमें वो एक important question है तो वो आप यहाँ पे लिख के रख सकते हो, differentiate समथिंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो लेट दोनों को एक एक नाम देना है और फिर आपको डी यू बाई डी वी ढूंढना है। बड़ा आसान काम है फिर वो। ग्रेट, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? ओके, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा बताओ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब क्या? तो सर डेरिवेटिव के बाद फिर से डेरिवेटिव लेना, करेक्ट। तो जैसे सर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी एफ डैश एक्स, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी इसका वापस डेरिवेटिव लेना, दैट इज एफ डबल डैश एक्स। क्या वैसे एफ ट्रिपल डैश एक्स भी हो सकता है? क्या वैसे एफ चौपल डैश भी एक्स हो सकता है? हाँ, हो सकता है। पचपल भी हो सकता है, छप्पल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको कितना मैक्सिमम पूछा जाता है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक, उससे ज्यादा आपको कभी आएगा नहीं। हाँ, कभी कभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस। कौन सी गाली दी सर आपने? डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस चैप्टर नंबर 8 है, मैथमेटिक्स 1। तो वहां पे आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव दिख सकता है। वो सिर्फ ये पूछने के लिए कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताओ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बताओ। बाकी सॉल्व करने के लिए कभी नहीं आएगा। सॉल्व करने के लिए आपको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो कंपलसरी वो सिंगल ऑर्डर का ही डेरिवेटिव रहेगा। सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन चेक करने के लिए, हाँ वहां पर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक मैक्सिमम ये दे देते हैं। चेक करने के लिए मतलब जब आपको फंक्शन भी देते हैं और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी देते हैं और बोलते हैं बोलो ये फंक्शन इसका सॉल्यूशन है या नहीं, चेक करो, तो फिर आपको इसको डेरिवेटिव निकाल करके लाना पड़ता है कि ये उससे सेटिस्फाई हो रहा है कि कुछ याद है क्या? चैप्टर नंबर 8, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। बोलो ना हाँ। हाँ, मैंने बोला वैसे आपको अगर याद नहीं है तो वो यूट्यूब पर ऑलरेडी पूरा लेक्चर्स है, तो बिल्कुल देखो, बड़ा आसान चैप्टर है। एक दो बार भी देख लोगे तो आपको सब याद हो जाएगा। वैसे भी क्या ही कर रहे हो, दिन भर रिकामे रहते हो, कर लो, बराबर है कि नहीं? है ना? सर बड़े मज़े ले रहे हो आप हमारे, मालूम है आपको, हम दिन भर पढ़ाई कर रहे हैं अभी। कर रहे हो कि नहीं? आपके बाकी के सब्जेक्ट तो 3 4 बार रिवाइज हो ही गए होंगे, एसपी, को हिंदी, मराठी, जो भी है। पढ़ाई चालू करोगे अब? बुक भी नहीं खोली ना अभी तक तेजस? बुक भी नहीं खोली ना अभी तक एसपी की? एक दो बार खोली? वेरी गुड। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कुछ नहीं सर, डेरिवेटिव लेने के बाद फिर डेरिवेटिव लेना है, और वो कैसे लेना है? जैसे हम ऊपर डेरिवेटिव ले रहे थे वैसे ही लेना है, बस बात खत्म। तो यहाँ कोई बड़ी बात नहीं। एंड ये खत्म हुआ मेरा डेरिवेटिव चैप्टर। अच्छा, डेरिवेटिव पूरे चैप्टर में कहीं पर भी आपको कुछ भी सवाल हो तो प्लीज पूछो, नहीं तो मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव शुरू करना चाहता हूँ। मिसलेनियस में से एमसीक्यूज आपको पूछने हैं या आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना है, सॉल्व करवाना है, कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। मैं सब रट के आया हूँ आज, मैं सब रट के आया हूँ बोला, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। पेज नंबर 101, तो मुझे टेक्स्ट बुक निकालना पड़ेगा।
पेज नंबर 101 पे से कोई डाउट आया है? आइए देखते हैं क्या पूछा है इस महिला ने। महिला है ना? हाँ, 101 पे बोलो क्या एक्टिविटी 20, जो मैंने चैलेंज दिया था आपको, सिखाते वक्त आपको ये क्वेश्चन चैलेंज दिया गया था। 23rd, तो ये फिर से करके दिखाओ ये वाला। चलो, और इसकी एक्टिविटी भी कर लेंगे अपन। एक्टिविटी में भी कुछ बच्चों को डाउट था पर वो बच्चे आज गायब हैं। ओके तो इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओ, तो ये इन्होंने दिया है, और इन्होंने कहा है कि इसके हमें क्या प्रूफ करके दो बोल रहे हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन तो मेरे फेवरेट है। ये आपको आंसर दे दिया और क्या चाहिए। हाँ, बट आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है और सोच अच्छी है तो आप डेफिनेटली वहां तक पहुंचने का रास्ता बना लोगे। बराबर है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताओ ये कौन से टाइप का फंक्शन दिख रहा है आपको? क्या ये इम्प्लीसिट फंक्शन दिख रहा है क्या? हाँ, क्योंकि सर इसे ना तो x इज इक्वल टू के फॉर्म में लाया जा सकता है, x इज इक्वल टू वाई, या y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में भी नहीं लाया जा सकता। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। बराबर है। हाँ, वैसे इसमें कुछ ना कुछ कलाकृति इधर उधर कर सकते हैं, बट ये दिमाग बच्चों का नहीं चलता है, तो मैं आपके हिसाब से सॉल्व कर रहा हूँ, क्या आप कर रहे हो ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें कुछ ना कुछ इधर उधर करके हम चीजों को और भी इजी कर सकते हैं, जैसे इसको उधर भेज दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। बराबर है। हाँ, ठीक है सर, तो डायरेक्ट करो सर आप भी। तो बताओ 2ax हो जाएगा ये, ए कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 2x इंटू ए 2ax, प्लस ये 2h कांस्टेंट बाहर, क्या इधर x इंटू वाई यू इंटू वी होगा। हाँ, तो y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। प्लस बी वाई स्क्वायर, बोलो बी वाई स्क्वायर का क्या होगा सर, 2by/dy डी एक्स इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0। बोलो यहां तक मैंने सब सही किया और आपको समझ में आया क्या? सर इधर क्या किया आपने फिर से बताओ, तो फिर से सुन लो। बी कांस्टेंट बाहर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले एक्स रेस टू एन के फॉर्मूला से n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन दैट इज 2y, पर वहां x से क्या नहीं, कंपोजिट फंक्शन है वो, तो y का पांचवा डेरिवेटिव लेनो पड़ेगा इन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx। बोलो हाँ। हाँ, अब बताओ क्या करें। तो सर दिस इज 2ax प्लस 2hy प्लस 2hx dy बाय dx, मैंने ये 2h अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, 0। जहां जहां है dy बाई डी एक्स उसे रखो एक साइड, बाकी सबको भेजो दूसरी साइड, और dy बाई डी एक्स को कॉमन भी निकाल लेते हैं क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं। तो सर ये कॉमन निकाला, 2hx प्लस 2by इज इक्वल टू -2ax, अच्छा माइनस की साइन बाहर लिख देता हूँ, 2ax प्लस 2hy। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या यहाँ से माइनस ये 2 भी कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा ax प्लस hy अपॉन, क्या इधर से भी 2 कॉमन निकल जाएगा, हाँ अंदर बचेगा hx प्लस by, 2 2 कैंसिल, यानी बचा क्या सर, बचा ये जो आपके सामने है। ये कौन आया लेकिन सर, ये तो सिर्फ dy बाय डी एक्स आया। बराबर है। हाँ, मुझे क्या चाहिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और वो भी क्या प्रूफ करना है, 0। और वो भी क्या प्रूफ करना है, 0। ओके, तो सर अब अपन इसका वापस डेरिवेटिव लेंगे, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा, बराबर ना। हाँ, तो डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन, डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस की साइन बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस अपॉन दिस, तो ये u अपॉन वी अप्लाई होगा। हाँ, बोलो u अपॉन वी अप्लाई करके दिखाओ, u अपॉन वी अप्लाई करके दिखाओ, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u,
समझ रहा क्या? माइनस यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ v होल अपॉन v स्क्वायर। बोलो सही है? हाँ सर ये पूरा ज़ीरो है ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये ज़ीरो प्रूफ करो बोला है। ठीक है, तो माइनस, एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको लिख देते हैं। क्या बचा है? एच एक्स प्लस बी वाई इंटू ए प्लस एच डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए एक्स प्लस एच वाई इंटू एच प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स होल अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर। सही है? अभी क्या करूँ सर? ये पूरा ब्रैकेट अंदर मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है ना? हाँ, ताकि हम सारे डी वाई बाई डी एक्स एक कर सकें। तो मैं कर रहा हूँ एच एक्स प्लस बी वाई इंटू ए प्लस एच इंटू एच एक्स प्लस बी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एच इंटू ए एक्स प्लस एच वाई माइनस बी इंटू ए एक्स प्लस एच वाई डी वाई बाई डी एक्स। बस ये टर्म बड़ी हो जाती है बच्चों, बाकी इसमें कुछ ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। आप इसे आराम से मैनेज कर सकते हो सही तरीके से लिखते रहोगे तो। होल अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर। अभी बताओ इसमें और इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल सकता है? हाँ, तो दोनों को एक साइड ले लेता हूँ। वैसे मैं डी वाई बाई डी एक्स की ये वैल्यू भी डाल सकता हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ कि अलग अलग जगह पे डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो अलग अलग जगह पे दो बार वैल्यू डालूंगा। इतना सब सिंप्लीफाई करना पहले ही वो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, तो बेटर क्या होगा कि डी वाई बाई डी एक्स पहले एक साइड करते हैं, फिर वो कॉमन निकालेंगे और फिर उसकी जगह पे जो वैल्यू उन्होंने हमने निकाली है, हमने निकाली है, वो डाल देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, तो सर यहाँ पे एक काम करो, ये मल्टीप्लीकेशन भी कर लेते हैं। तो ए एच एक्स प्लस ए बी वाई, बोलो ना हाँ। हाँ, ये भी मल्टीप्लीकेशन करो, माइनस ए एच एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई। और अब इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो पॉजिटिव डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो इधर अंदर क्या बचेगा सर? इधर बचेगा एच स्क्वायर एक्स प्लस बी एच वाई, और इधर क्या बचेगा? माइनस ए बी एक्स माइनस बी एच वाई। बोलो समझ में आ रहा है क्या? मैंने क्या किया, ये b अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ये h भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और dy बाई डी एक्स दोनों का कॉमन बाहर निकाल दिया, और यहाँ माइनस b अंदर मल्टीप्लाई किया है। तो आप ध्यान से देखो, मैं बहुत ध्यान से सब चीज़ें कर रहा हूँ, और यहाँ माइनस h मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके किया है। भगवान इन दोनों का भला करे, क्योंकि ये अपना रास्ता नाप चुके, और इन दोनों का भी भला करे। बराबर है? ये हमें छोड़ के जा चुके, आया ना? हाँ, होल अपॉन एच एक्स प्लस बी बाय होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है क्या? यस। अब बताओ क्या क्या बचा है, तो वो लिख देंगे। तो माइनस, हाँ, ए बी वाई माइनस एच स्क्वायर वाई प्लस डी वाई। अभी क्या मैं यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दूँ? अब तो डालनी पड़ेगी सर यहाँ पे वैल्यू। तो माइनस ए एक्स प्लस क्या था, एच वाई अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई इंटू इधर क्या बचा, एच स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स, ऐसे ही बचा है ना कुछ, होल अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई होल ब्रैकेट स्क्वायर। आई होप यहां तक सब कुछ ठीक है। बस अब बताओ फाइनली क्या करना पड़ेगा सर? ये पहले यहाँ मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर सेम होगा, समझो ये पूरी टर्म है, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर सेम होगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तब ये डिनोमिनेटर इसके साथ चल जाएगा। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ना, तब वो सिंप्लीफाई होगा। सर उससे अच्छा यहाँ पर देखो कुछ कॉमन निकाल के कैंसिल होता है क्या? तो नहीं, यहाँ पे y है ही नहीं, तो कैंसिल कहाँ से होगा? तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। ओके, तो हम डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं।
ए बी वाई माइनस एच स्क्वायर वाई इंटू एच एक्स प्लस बी वाई माइनस ए एक्स प्लस एच वाई इंटू एच स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स होल अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई होल ब्रैकेट क्यू। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हमने इसके पहले कभी तो कुछ शॉर्टकट कर दिया था ना इसके बाद, है ना? मुझे ऐसा याद आ रहा है, वो देख लेते हैं एक बार, वो देख लेते, रुको एक बार। हाँ, क्या यहाँ पर ही डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू अगर डाल दे तो इजीली हो जाएगा, मतलब विदाउट ये कॉमन वगैरह निकाले। इसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लेके आ जाए, मतलब ये ऐसा लेके आ जाए, ऐसा अगर उसको बना ले तो सीधा वो वाई अपॉन एक्स हो जाता है। हाँ, मैंने बोला ना कि इसको इधर उधर करके कर सकते, बट ये उस टाइम पे दिमाग में आना मुश्किल है एग्जाम में। अभी आपने देखा हुआ है इसलिए आपको याद आ जाता है कि इसको हम, आई थिंक ये 2h(x(y) उधर लेके जाना पड़ेगा पहले, तो ये माइनस होगा उधर जाकर, और फिर हाँ, दो बार h(x(y) लिखेंगे इसको, ये इसको h(x(y) प्लस h(x(y) लिखेंगे, एंड फिर एक ये दोनों शायद उधर जाएंगे और ये दोनों इधर रहेंगे, है ना? ऐसे ही कुछ था, और फिर कॉमन निकाल के आपका y अपॉन एक्स के फॉर्म में आ जाएगा, ये एग्जैक्ट टर्म आपको मिल जाती है। पर ठीक है, हम ऐसा नहीं कर रहे अभी, हम जो कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते। यहाँ तक आप मेरे साथ हो बराबर? मैंने क्या क्या किया एक बार आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ। पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाला, फिर मैंने इसको u अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई किया। u अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मैंने ये जो, हाँ, ये जो मैंने एच एक्स प्लस बी वाई था इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, वैसे ही यहाँ पर ये जो टर्म थी इसको और इसको मल्टीप्लाई की, सो दैट मैं ये डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स दोनों क्या कर सकूँ, कॉमन निकाल सकूँ। और फिर मैंने इसको और इसको अंदर मल्टीप्लाई करके एक साथ लिख दिया। वैसे ही मैंने डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल के ये h अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस बी अंदर मल्टीप्लाई किया, जो कैंसिल हो सकता था कैंसिल किया, जो बचा वो मेरे सामने था, उसमें मैंने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दी। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डालने के बाद ये समझ आया कि ये एच एक्स प्लस बी वाई इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर सेम होगा और फिर वो नीचे एच एक्स प्लस बी वाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब मुझे ये पूरा सॉल्व करना है बस, और भगवान से प्रार्थना है कि ये सॉल्व होने पर हमारा आंसर लगभग आ जाए। अगर नहीं आया तो फिर कुछ तो हमने ऊपर प्लस माइनस कहीं तो गलत कर दिया होगा। अब ये मल्टीप्लीकेशन करे, ए बी वाई इंटू एच एक्स, बोलो क्या हो जाएगा, ए बी एच एक्स वाई सभी आ जाएंगे नहीं, हाँ, प्लस ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब माइनस ये मल्टीप्लाई करे तो ये कितना हो जाएगा, एच क्यूब वाई एक्स, सही है? हाँ, एंड ये कितना हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर बी वाई स्क्वायर, ए बी वाई था ना ये, हाँ, ए बी वाई इंटू एच, सॉरी सर, ए बी वाई इंटू एच एक्स, तो ए बी एच एक्स वाई सारी टर्म्स आ गई। फिर ए बी वाई इंटू बी वाई, तो बी वाई तो बी वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। वैसे ही एच स्क्वायर वाई, वैसे ही एच स्क्वायर वाई इंटू एच एक्स, तो एच क्यूब एक्स वाई, एंड सिमिलरली एच स्क्वायर वाई इंटू बी वाई, तो एच स्क्वायर बी एंड वाई स्क्वायर। यहाँ तक तो हो गया। अब इधर से देखते हैं क्या मिलता है। तो सर ये ब्रैकेट में है, माइनस की साइन बाद में अंदर ले जाएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, नहीं सॉरी, ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस एच क्यूब एक्स वाई, एंड माइनस, माइनस नीचे लिख देता हूँ, ए बी एच एक्स वाई सभी आ जा रहे, ब्रैकेट क्लोज, होल अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई होल ब्रैकेट क्यू। तो मैंने बहुत ही बड़ा मल्टीप्लिकेशन किया है। अब क्या करेंगे,
सर फाइनली अब ये साइन माइनस के अंदर ले जाएंगे, कुछ कैंसिल होता है क्या देखेंगे। ए बी एच एक्स वाई प्लस ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एच क्यूब एक्स वाई माइनस एच स्क्वायर बी वाई स्क्वायर माइनस ए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर माइनस एच क्यूब एक्स वाई और ये प्लस ए बी एच एक्स वाई। हाँ, होल अपॉन एच एक्स प्लस बी वाई होल ब्रैकेट क्यूब। एक ही टर्म मुझे दिख रही कैंसिल होती, क्या आपको भी दिख रही है? हाँ, बाकी तो मुझे कुछ और कैंसिल होता दिख रहा नहीं है। एंड अब बचा क्या क्या है, बहुत कुछ बचा है। ठीक है, अब मैं मेरे क्वेश्चन के पास जाना चाहूंगा। हाँ, किसकी? ओ, इनकी साइन सेम है क्या? तो ये भी कैंसिल नहीं हो रहे? ओ माय गॉड, सिर्फ सेम दिख रहे थे वो कैंसिल भी नहीं हो रहे। ग्रेट। पॉजिटिव आ रहा, बाद में निगेटिव होगा। इसका मतलब यहां से मुझे अब कुछ तो ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो कि मुझे ये टर्म मिला कर दे। नहीं, इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे हम, कुछ तो और करना पड़ेगा। कि इतना मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर अब वापस से उसको सिंप्लीफाई करना बहुत दिक्कत भरा हो जाएगा। ट्वाइस हो जाएगा, ये भी ट्वाइस हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर एंड एच स्क्वायर बी वाई स्क्वायर ए स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओ, यहाँ पे स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, इधर बी है। ए बी वाई दो बार है। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन का क्यूब लिख दूँ तो भी हो सकता है, बट ये ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मैं थोड़ा सा रिवर्स जाना चाहूँगा, क्योंकि पहले ही पिच मत करो, इससे भी जा सकते हैं आगे पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। अब एक एक चीज कॉमन निकाल निकाल के देखनी पड़ेगी। रुको, मैं इसमें से ही निकाल देता हूँ आपको। ये तो इसमें से ही निकाल देता हूँ मैं आपको। टू ए बी एच एक्स वाई प्लस ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बी वाई स्क्वायर माइनस ए एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर। प्लीज आप शांत रहोगे तो मैं जल्दी इसमें से रास्ता ढूंढ पाऊंगा, वरना फिर ये दिक्कत वाला है। नहीं, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, वो तो उसने बोला इसलिए करके दिखा रहे हैं, बट आने के चांसेस बहुत कम है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, अगर आया तो आपको फिर वो शॉर्टकट याद रखना है क्या, तो यहाँ से आपको फिर वो निकाल लेना है, इसको एक्स एच एक्स वाई अलग अलग कर लेना है। ये करना जरूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि फिर नहीं तो फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, इतना लिखने में आपका टाइम बहुत जाएगा। तो आपके लिए मैं रास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बोलो, बोलो। इसमें से ही कॉमन निकाले थे क्या अपन ने? अच्छा, ये टर्म सेम है क्या, पहले ये बताओ। कौन सी, ये वाली की ये वाली? नीचे वाली। ये ऐसी टर्म आ गई है ना? हाँ, तो इसमें से अभी ना कॉमन निकालने पड़ेंगे कुछ। यहाँ से मुझे
लास्ट सेकेंड और लास्ट थर्ड, ये दोनों, ये दोनों, और सेकेंड और थर्ड, इन दोनों को अपन ने क्या किया है, कॉमन निकाला होगा इसमें से। इसमें से कॉमन नहीं निकालना है कुछ, अब मेरे को याद नहीं आ रहा है मैंने कैसे किया था, बट मेरे को याद है हमने इसके आगे किया था सॉल्व। हाँ, ये सेम ही अपन ने लास्ट टाइम किया हुआ है। कह रहे फिर तूने क्यों पूछा, तेरे पास लिखा हुआ था तो भी। तो दूसरा बताओ क्या कुछ, ये समझा है क्या तेरे को? ये अभी ये लास्ट टाइम भी अपन ने ये ऐसे ही सॉल्व किया था, तब भी मैंने ये करवाया था ऐसे ही। तो इसमें अपन ने तब क्या किया था, अभी जैसा हमने लिखा हुआ है लास्ट टाइम कि माइनस ये टर्म में से हमने ट्वाइस एच एक्स वाई कॉमन निकाला है इसमें से और इसमें से, ट्वाइस एच एक्स वाई कॉमन निकाला है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे बचेगा ए बी, और यहाँ देखो टू एच एक्स वाई, एक एच बाहर गया और एक्स बाहर गया और वाई बाहर गया और टू भी बाहर गया, तो यहाँ से ऑब्वियसली एच बचेगा, सिर्फ एच स्क्वायर बचेगा, सॉरी, बराबर। फिर वैसे ही हमने वापस से इस टर्म में से ए बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें से और थिंक इसमें से, दोनों में से अपन ने कॉमन निकाला है प्लस बी वाई स्क्वायर, तो अंदर यहां बचा है ए बी, एक बी बाहर गया एक बी अंदर बचेगा और वाई स्क्वायर कॉमन गया, ये देखो इस टर्म में से और इस टर्म में से ए बी वाई स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर बचेगा ए एंड बी, और इधर बचेगा माइनस बी वाई स्क्वायर कॉमन गया तो एच स्क्वायर बचेगा। तो वही सेम टर्म यहाँ पर भी बच रही है जो वहां बची थी। एंड फिर वापस लास्ट इन दोनों में से वी हैव टेकन ए एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ए एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो फिर से यहाँ से क्या बचेगा, एक ए बचेगा, बी बचेगा और वहां एच स्क्वायर बचेगा। और फिर एक दो और तीन, ये तीनों जब कॉमन निकाल रहे तो आपको मिलता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई, जो कि ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 0। समझ में आ रहा क्या? तो ये देखो क्यों नहीं समझ में आ रहा, ये मैंने जो कॉमन निकाले थे यहाँ पर, ये देखो ये सादा सुदा काम नहीं है, ये फालतू टाइम पास है। एग्जाम में आपको ये सब करना अलाउड नहीं है, वहां पे आपको एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई याद रखना पड़ेगा। वो क्या है मैं बता देता हूँ, बट इसके आने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है, नहीं समझ के चलो आप। ये तीनों तीनों टर्म्स में से ये दो दो के पेयर जो मैंने बनाए, सर्कल सर्कल स्क्वायर स्क्वायर एंड ट्रायंगल ट्रायंगल, इनमें से हमने ऐसे ऐसे कॉमन निकाला, और जब आप ये तीनों को कॉमन निकालोगे फाइनली इन तीनों में से, यानी क्या, तो ए बी माइनस एच स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर, और यही आपको 0 दिया है क्वेश्चन में, ये 0 इंटू 0 अपॉन 0 सब कुछ 0, तो 0 आंसर आ जाएगा ऐसे। बट आपको जो शॉर्टकट बता रहे वो याद रखना है, इसको एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई लिखना है, ये दोनों एक साइड करना है, ये दोनों एक साइड करना है उधर, एंड फिर एग्जैक्टली ये टर्म बनाना है, और बाद में होगा ये कि ये माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ये है ना, ये एग्जैक्टली वाई अपॉन एक्स आ जाता है, तो ये माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, बराबर ना।
ऐसे ही हो रहा है ना, y अपॉन एक्स हो रहा है सिर्फ, तो माइनस का साइन तो इधर है ना ऑलरेडी, तो माइनस वाई अपॉन एक्स इससे मिलेगा, और फिर इसको वापस डेरिवेटिव लेना, फिर इसको वापस डेरिवेटिव लेना, एंड फिर उसमें वापस से ये गिवन का इस्तेमाल वापस करना पड़ेगा, उससे जीरो लाना पड़ेगा। एक बार ट्राई करना, नहीं जमे तो बाद में देखेंगे, अभी टाइम बहुत जा रहा है उसमें, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है क्या और? पर मैं आपको वापस वापस बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत कम चांस है एग्जाम में, कि ऑलरेडी इसमें इतना लिखना पड़ेगा, और आया तो ऑप्शन पहले देख लो, टाइम बहुत जाएगा। 22 आ सकता है, पर वो भी लेंदी है, उसमें आपको वो 8 × 10 लाना पड़ता है, इसकी वैल्यू ये बनाना पड़ता है आपको उधर, और फिर इसकी जगह 10। मैं एक काम करता हूँ, आज थोड़ा टाइम निकाल के इन दोनों क्वेश्चंस के लिए कुछ शॉर्टकट बनाया जा सकता है क्या, देखता हूँ, क्योंकि उसको बैठ के देखना पड़ेगा, जो नॉर्मल मेथड से थोड़ा हटके हो। अगर कुछ मिल जाए तो मैं शेयर करूँगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप वो देख के चल जाना, बट आने के चांसेस कम है, बहुत ऐसा नहीं, और हर क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन है, तो गो फॉर द ऑप्शंस। ठीक है, चलो ये दो क्वेश्चन मैं याद से करता हूँ। हाँ, और कोई डाउट? डेरिवेटिव खत्म, चलो आगे, पक्का। आइए फिर चैप्टर नंबर 4, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अच्छा ये बताओ, यहां पर आपको स्पेशल दिक्कत कहाँ आती है? इकोनॉमिक्स वाले में। इकोनॉमिक्स वाले में तो कुछ ऐसा खास है नहीं, पर ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं वो भी ध्यान से करवा देता हूँ। बट पहला एप्लीकेशन अच्छे से याद है क्या आपको? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो उसके लिए पहले आपको याद रखना पड़ता है व्हाट इज अ टैंजेंट एंड व्हाट इज अ नॉर्मल। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, किसने किसने ये इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का ऑप्शन डाला हुआ है? ये होती है नॉर्मल और ये होती है टैंजेंट। आपको इन दोनों की इक्वेशन ढूंढने बोला जाता है, जो कि डेरिवेटिव की मदद से होता है। बट आपको सिखाते वक्त मैंने बताया था कि डेरिवेटिव का इस पूरे काम में कुछ रोल ही नहीं है, एकदम फालतू सा रोल है क्या? तो इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप ढूंढना, क्योंकि वही स्लोप उस पॉइंट पर टैंजेंट का होगा, और क्योंकि टैंजेंट एक लाइन है तो टैंजेंट का थ्रू आउट स्लोप सेम हो जाएगा, यानी पूरी टैंजेंट का स्लोप आपको मिल जाता है। बस इतना काम डेरिवेटिव का है, ये जिसे समझ में आया उसे ही आता है जो मैंने अभी बोला, ये जिसे समझ में आया जो मैंने अभी बोला उसे ही आता है, बाकियों को नहीं आता वो छोड़ दे। बस इतना काम है डेरिवेटिव का, कि इस पॉइंट पर इस कर्व का स्लोप क्या है वो निकालना, क्योंकि वही पूरी टैंजेंट का स्लोप हो जाएगा। और स्लोप मिल गया तो परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप रेसिप्रोकल विद अपोजिट साइन, तो नॉर्मल का स्लोप मिला। और फिर दूसरा काम, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स आपको या तो दिया होगा या तो ढूंढना होगा, दोनों में से कुछ एक करते ये लोग। अगर दिया होगा तो आपको स्लोप ढूंढना होगा, और अगर स्लोप दिया होगा तो आपको पॉइंट ढूंढना होगा, दोनों में से कोई एक ही कॉम्बिनेशन होता है। स्लोप देंगे तो पॉइंट ढूंढो, पॉइंट देंगे तो स्लोप ढूंढो। सर पहले हमें ना आप ये बताओ, पॉइंट देंगे तो स्लोप कैसे ढूंढना? तो पॉइंट, अगर आपको ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए, इसे पॉइंट ऑफ टैंजेंसी बोलते हैं वो लोग क्वेश्चन में। तो पॉइंट ऑफ टैंजेंसी अगर आपको क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स उसके दिए हैं, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का यूज करके आप इस पॉइंट का स्लोप निकाल सकते हो, इस कर्व का। सर पहले इस कर्व का जो इक्वेशन दिया होगा उसका डेरिवेटिव करना है, और उसकी डेरिवेटिव में ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई की जगह पे वैल्यूज डाल देना, जो आएगा वो स्लोप रहेगा इस कर्व का इस पॉइंट पर। और फिर लिखना, we know that slope of the curve at the point of tangency is equal to slope of the tangent, therefore slope of the tangent is dash dash. Since the normal is perpendicular to the tangent, therefore slope of normal is equal to -1 upon slope of tangent। -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने निकाला है वो लिख दो, दोनों का स्लोप मिल गया एंड पॉइंट मिल गया। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द पॉइंट, जो पॉइंट दिया होगा, एंड हैविंग स्लोप -1 अपॉन या जो भी आपका स्लोप आया होगा, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है?
y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें आप ऑब्वियसली x1 y1 की जगह ये पॉइंट आएगा और m की जगह स्लोप ऑफ टैंजेंट और फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल, खत्म, आपका इक्वेशन दोनों का मिल जाएगा। ये क्या बताया मैंने, ये बताया जब पॉइंट देंगे तो आपको क्या करना है। अब जब आपको स्लोप दे देंगे, अब स्लोप ये डायरेक्ट नहीं देते, थाली में परोस के नहीं मिलेगी चीजें, तो ये क्या करेंगे, एक नई लाइन का इक्वेशन दे देंगे, बोलेंगे हमारी जो नॉर्मल है ना वो इस लाइन को पैरेलल है, या फिर बोलेंगे एक और दूसरी लाइन जो कि हमारे टैंजेंट को पैरेलल है, दोनों में से किसी एक को पैरेलल लाइन दे देंगे और उस लाइन का पूरा इक्वेशन दिया होगा। आपको पहले उस लाइन के इक्वेशन से माइनस ए अपॉन बी करके उस पैरेलल लाइन का स्लोप ढूंढना पड़ेगा। माइनस ए अपॉन बी, हाँ, जनरल फॉर्म में जब इक्वेशन होता है तो माइनस ए अपॉन बी उसका स्लोप होता है। सर ए माने क्या, एक्स का कोएफिशिएंट, एंड सर ये बी माने क्या, वाई का कोएफिशिएंट। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्म में इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म ऑफ अ लाइन का। तो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन आपको अगर दिए, मतलब क्या, आपको कोई तो एक लाइन का इक्वेशन दे देंगे कि देयर इज अ लाइन विच इज पैरेलल टू नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ विच इज दिस, तो माइनस ए अपॉन बी करके इसका स्लोप आ जाएगा। इसका स्लोप आपको मिला तो सर क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है तो आपको नॉर्मल का स्लोप पता चल गया, तो जो इसका स्लोप आएगा उस लाइन का वही स्लोप नॉर्मल का, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आप लिख दोगे। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल पता चला तो सिंस परपेंडिकुलर लाइंस हैव स्लोप्स विद रेसिप्रोकल एंड अपोजिट साइंस देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल वहां लिखो, जो भी होगा वो करो और स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल जाएगा। अब आपको स्लोप ऑफ टैंजेंट पता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है, पर दिक्कत क्या है, सर हमें पॉइंट ऑफ टैंजेंसी चाहिए तभी तो स्लोप पॉइंट फॉर्म बैठेगा, तो ये पॉइंट आपको चाहिए, बट कर्व का इक्वेशन दिया है, तो कर्व के इक्वेशन का निकालो पहले तो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव निकालने के बाद उस डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पर जो टैंजेंट की स्लोप है वही आनी चाहिए। ऐसे लिख रहा हूं पर बोल रहा हूं बराबर, आप समझ रहे हो ना सब। तो स्लोप ऑफ टैंजेंट आपको पता है और ये डेरिवेटिव आपने ढूंढ लिया है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मान लो ए एंड बी, और डेफिनेटली आपको जो डेरिवेटिव मिलेगा उसमें कहीं ना कहीं एक्स रहेगा, उस एक्स की जगह लिख दो ए कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का और वो इक्वेट करो स्लोप ऑफ टैंजेंट से, सॉल्व करो आपको ए मिलेगा। ए तो मिल गया सर, पर बी कैसे मिलेगा, तो कर्व का जो इक्वेशन है ऑब्वियसली ये पॉइंट कर्व पे आ रहा है, तो कर्व पे आने वाला पॉइंट कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ऑब्वियसली आपको क्या करना, तो ये पॉइंट हमें इस कर्व के इक्वेशन में डालना, यानी ए की वैल्यू एक्स की जगह डालना, तो आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इस पॉइंट का, और आपको ए और बी यानी एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, मतलब पॉइंट मिला, स्लोप्स ऑलरेडी पता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स। याद आया क्या आपको ये, बोलो ना हाँ। ये सब मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है, डिफरेंशिएट इक्वेशन ऑफ कर्व एंड पुट वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ टैंजेंट, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दैट कर्व में x की जगह a डाला है, तो x की जगह a, जनरली वहां पे y नहीं आता है तो इसीलिए मैंने सिर्फ f डैश a लिखा है, ये f डैश a बड़ा गहराई में लिखा है मैंने, आपको समझ में आ रहा है क्या, एफ डैश ए यानी क्या, तो ए मतलब वो पॉइंट ऑफ टैंजेंट का एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ए, और एफ डैश यानी उस दिए हुए कर्व के फंक्शन का डेरिवेटिव, उसमें एक्स की जगह डाला ए, तो पॉइंट ऑफ टैंजेंट, सॉरी आपको पॉइंट ऑफ टैंजेंसी पे कर्व का स्लोप मालूम पड़ता है। कर्व का स्लोप पूरा एक नहीं है, अलग अलग है, पर टैंजेंट का स्लोप और वहां पे कर्व का स्लोप पॉइंट ऑफ टैंजेंसी पे सेम हो जाता है, करेक्ट। Normal is a perpendicular to tangent passing through the point of tangency. So slope of normal will be -1 upon slope of tangent. And equations of tangent and normal can be found by slope point form. That is y minus y1 is equal to slope into x minus x1. लिखा तो मैंने यहाँ पर इतना ही है, बट ऑब्वियसली आपको इसमें मैंने दोनों सिचुएशन बता दी, क्या कि सर स्लोप दिया है तो पॉइंट निकालना पड़ेगा, पॉइंट दिया है तो स्लोप निकालना पड़ेगा, पॉइंट दिया है तो स्लोप इजीली आता है, सिर्फ डेरिवेटिव लेके उसमें वो y x और y की वैल्यूज डाल देना है डेरिवेटिव में, तो स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, बाकी सब आपको जमेगा अगर आपको जमता है तो। और अगर ये स्लोप ढूंढने का तरीका दे देते हैं, तभी स्लोप दे देते हैं, तब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ढूंढनी पड़ेगी,
वो भारी वाला क्वेश्चन है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे मिलेगी वो भी बता दिया मैंने आपको ऑलरेडी, और एक बार सुन लो। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के लिए पहले आप कर्व का डेरिवेटिव लोगे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स ए और बी मानोगे, वो ए और बी आप वो कर्व के डेरिवेटिव में डालोगे और उसको इक्वेट कर दोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट से, जो आपको ऑलरेडी पता है। उसे ए मिलेगा, ए मिला वो कर्व के इक्वेशन में डालोगे y यानी b मिलेगा, मतलब ही y कोऑर्डिनेट मिलेगा उस पॉइंट का। बस बात खत्म, आपको पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, मजे ही मजे। हमारी बात समझ? हाँ, दैट्स इट। तो दिस वाज इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। ये सभी को याद आया? कोई चाहता है इस पे एक आध एग्जांपल हो जाए सर बढ़िया सा? बोलो जल्दी। ठीक है, तो आइए फिर चलते हैं आगे। सेकंड जो एप्लीकेशन हमने सीखा था दैट वाज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बताओ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? कोई भी एक फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, तब वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा? जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा। तो मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये देखने के लिए उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है देखना पड़ता है। तो अगर मैं फंक्शन हूं और चेक करना चाहते हैं मैं इंक्रीजिंग हूं कि डिक्रीजिंग हूं, तो मेरा डेरिवेटिव आप हो, तो आप ग्रेटर देन 0 तो मैं इंक्रीजिंग, आप लेस देन 0 तो मैं डिक्रीजिंग। ये तो रियल वर्ल्ड की सिचुएशन हो गई। अरे आप ग्रेटर देन 0 तो मेरा काम बढ़ेगा, आप लेस देन 0 तो मेरा काम कम होगा। सेम हो गया ना? आप मेरे डेरिवेटिव हो, आप मेरा रेट ऑफ चेंज हो। बोलो हाँ। हाँ सर, तो फंक्शन f of x is increasing if f dash x is greater than 0 for all x belongs to a comma b। अच्छा, ये एक इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, थ्रू आउट नहीं होता है। तो मतलब सर यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग होगा तो हो सकता है वहां से वहां तक डिक्रीजिंग हो जाएगा, बराबर? यस। तो x बिलोंग्स टू a कॉमा b के लिए अगर f dash x ग्रेटर देन 0 है तो f of x इतने इंटरवल के लिए क्या है? इंक्रीजिंग है। एंड वैसे ही अगर फंक्शन डिक्रीजिंग बोलना है तो f dash x क्या होना? या थोड़ा सा आप तो करेक्शन कर लो, ठीक है? तो f डैश एक्स आपका लेस देन 0 ना फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b। वो कॉपी पेस्ट किया उसने बराबर, पर वह लेस देन करना रह गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा b, नोट एवरी फंक्शन में नॉट बी आइदर इंक्रीजिंग और, जरूरी नहीं हर फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हो ही, बराबर है? हाँ। अब सर इसमें ना क्वेश्चंस कैसे आते हैं जरा हम सुनना चाहते हैं आपसे। तो ये क्या पूछते हैं? दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। एक ये पूछते हैं चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और फिर एक ये पूछते हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स विल द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग, मतलब पहले से ही बोल देते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है पर कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आप बताओ। और एक पूछते हैं ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है बताओ। पहला वाला जो क्वेश्चन है यानी ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग बताओ, इसमें करना क्या होता है? तो पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लो। डेफिनेटली फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद आप ये पाओगे कि वो एफ डैश एक्स में कुछ तो ब्रैकेट स्क्वायर वेयर ऐसा कुछ तो आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कोई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, पर फॉर श्योर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी तो पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन का ब्रैकेट स्क्वायर होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ब्रैकेट स्क्वायर होगा फॉर श्योर। जैसे ही आप ये लिखोगे आपको समझ जाएगा आपको क्या करना है। सिंस square of a number can never be negative, therefore x minus 3 bracket square will always be greater than 0, that is f dash x will always be greater than 0, therefore the given function is always increase। क्या पक्का? ये हो गया एक। और अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है तो बोल दो फिर डिक्रीजिंग, कि वहां माइनस रहेगा कहीं तो बाहर, तो आपको दिख जाएगा कि ये हमेशा लेस देन 0 आएगा, तो फिर वो हमेशा के लिए डिक्रीजिंग। ये तो सिंपल हो गया। दूसरा होता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सर वो एक्स की वैल्यू ढूंढने के लिए बोलेंगे, तो उसमें क्या करना है? पहले तो फंक्शन लिखो, उसका डेरिवेटिव निकालो। सिंस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। फिर एफ डैश एक्स आपने निकाला हुआ है, वो ग्रेटर देन 0 लिखो। फिर वो एफ डैश एक्स जो भी आया होगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है या कुछ तो होगा वो, तो उसको सॉल्व करो। सॉल्व करो यानी उसके फैक्टर्स निकालो। फिर ऐसा कुछ तो आपको मिल जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब कब इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगा? तो या तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे तब आएगा, या तो ये दोनों निगेटिव होंगे तब आएगा। हेलो, तो सर एक सिचुएशन हो जाएगी x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, और x माइनस 2 इज लेस देन 0 और एंड x माइनस 3 इज लेस देन 0।
फिर x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0, दैट इज x इज ग्रेटर देन 2 और x इज ग्रेटर देन 3। अब x 2 से भी बड़ा और 3 से भी बड़ा, पापा जी के टेव है क्या? तो सर ऐसा नंबर बताओ जो कि 3 से बड़ा है, जो कि 3 से बड़ा है पर 2 से भी बड़ा है, ये तो आ जाएगा। लेकिन 2 से बड़ा है पर 3 से भी बड़ा है, तो सर 2 से बड़ा तो 2.5 तो हो गया, पर वो 3 से बड़ा नहीं है। तो क्या यहाँ पे सिंगल पॉसिबिलिटी बचती है फिर कि x ग्रेटर देन 3 होना? समझे कि नहीं समझे? तो वैसे ही दूसरी जगह भी ग्रेटर देन में दोनों में से एक एक निकलेगी और लेस देन में एक से ही दोनों निकल जाएगी। याद आ रहा है? याद आ रहा है? सब लिखवाया है, आप ये आराम से जाके देखोगे फिर से तो आपको याद आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसे आप x की लिमिट्स ढूंढ लोगे फॉर विच फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कुछ समझ में आया? पक्का? श्योर? अच्छा अब ये बताओ, अच्छा अब ये बताओ, इसमें कभी कभी ये रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते, कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, तो आपको वो रेवेन्यू का फंक्शन पहले बनाना पड़ेगा। रेवेन्यू फंक्शन कैसे बनता है? प्राइस इनटू डिमांड से बनता है, बराबर है? हाँ, रेवेन्यू फंक्शन प्राइस इनटू डिमांड से बनेगा। फिर वो रेवेन्यू फंक्शन ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, जो भी बोला होगा करने के लिए। अगर इंक्रीजिंग बोला है तो उसको ग्रेटर देन 0 करो और फिर पूछेंगे क्या वैल्यू ऑफ एक्स के लिए रेवेन्यू फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा, क्या वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए रेवेन्यू फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। तो पहले रेवेन्यू फंक्शन बनेगा, रेवेन्यू फंक्शन बनने के बाद उसको ग्रेटर देन 0 कर, उसके डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 करोगे और उसका डेरिवेटिव कौन सी एक्स की वैल्यूज के लिए ग्रेटर देन 0 आ रहा है ये निकालोगे। जो भी एक्स की वैल्यूज के लिए वो ग्रेटर देन 0 आएगा उस एक्स की वैल्यू के लिए वो फंक्शन यानी वो रेवेन्यू इंक्रीजिंग रहेगा। थोड़ा समझ में आ रहा होगा आपको, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड बात करी। बाकी इकोनॉमिक्स में जब मैं जाऊँगा एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स तब ये पूरा डिटेल में बात। ये समझ में आया आपको? पक्का? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो समझ गया होगा, बाकी इकोनॉमिक्स छोड़ दो 2 मिनट के लिए, रेवेन्यू इंक्रीजिंग वो सब मैं आपको वापस से बता दूंगा। तो कब रहेगा बताओ एक फंक्शन इंक्रीजिंग? जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0। और कब रहेगा एक फंक्शन डिक्रीजिंग? जब उसका डेरिवेटिव लेस दैन 0। अब बताओ मैक्सी कीमा और मिनी कीमा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं? पहला, फाइंड f dash x and f double dash x. Then consider f dash x is equal to 0 and find the values of x, all possible values of x for f dash x to be 0. अब ये x की जो वैल्यूज मिली उसे डालना है f डबल डैश x में। अगर f डबल डैश x में वो वैल्यू डालने पर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आया तो f ऑफ x क्या है? मिनिमम रहेगा एट x इज इक्वल टू दैट वैल्यू। और अगर x की वो वैल्यू f डबल डैश x में डालने पर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 आ रहा, सॉरी ग्रेटर तो हो गया, लेस देन 0 आ रहा, तो आपका f ऑफ x क्या रहेगा? मिनिमम नहीं मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ऐसा कर देना आप, वो ऑटोमेटिक होता है एक्चुअली टाइपिंग में, जब ब्रैकेट में c लिखते हो कॉपीराइट हो जाता है। तो f डबल डैश c अगर लेस देन 0 आ रहा है देन f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू c। याद है ना? ये सिंपल बात है सर, उल्टा काम है। अगर अगर x की जो कंसिडर f डैश x को 0 कंसिडर करके x की जो वैल्यूज आई है वो f डबल डैश x में डाले और f डबल डैश x आ जाए पॉजिटिव, तो उस x की वैल्यू पर आपका फंक्शन मिनिमम, सर पॉजिटिव आया है मिनिमम। लेकिन अगर f डबल डैश x आ जाए निगेटिव तो उस x की वैल्यू पर आपका फंक्शन मैक्सिमम, सर निगेटिव आया है मैक्सिमम, उल्टा है यहाँ पर। समझ में आ रही बात? पक्का? एंड फिर अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढनी है तो वो x की वैल्यू किस में डालना? f ऑफ x में, मेन फंक्शन में, और उससे आपको मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। ये आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट याद आई? श्योर? बोलो पक्का? हाँ सर। तो आ गए फिर हम कहा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स। मुझे बताओ तो किसको एग्जाम्पल के साथ करवाओ, इसमें किसको किसको ज्यादा दिक्कत आती है? हाथ ऊपर कर, एक दो, अरे क्या है ये ऐसा? तो इसकी पूरी एक्सरसाइज ही कर लेते फिर, ऐसा करेंगे चलेगा ना आपको? तो चलेगा, ठीक है मेरे को भी चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स हम पूरी एक्सरसाइज ही कर लेंगे, बट फिर आज नहीं कर सकते तो हम इसको
हम इसको करेंगे ऑन 19 यानी संडे, संडे को करेंगे। हाँ, संडे को करेंगे, मैं कल और परसों नहीं हूँ। थोड़ा फास्ट करना पड़ता होता है, पर वो फास्ट हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। इसके लिए कोई शॉर्टकट ऐसा सच नहीं है, बिकॉज वो फंक्शन टू फंक्शन डिफर कर रहा है। तो शॉर्टकट नहीं है उसके लिए, पर हाँ वो टाइम बहुत ज़्यादा लेता नहीं है। देखेंगे अपन, एमसीक्यू याद दिलाना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स पर हम रुक रहे हैं, और अगले लेक्चर में हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज यहाँ रुकेंगे। मुझे आपको क्या करके भेजना है? ये दोनों। ठीक है, बाय, टेक केयर।